अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम आपका जो फर्स्ट ईयर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का चैप्टर चल रहा है वो है एसिड बेसिस और सॉल्ट्स। अब ऑलमोस्ट ये आपका चैप्टर जो है वाइंड अप होने के करीब है, तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो एसिड और बेसिस की थ्योरी से ही रिलेटेड है। आज हम लेंगे ल्यूविस कंसेप्ट। ल्यूविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड और क्या है बेसिस। एसिड और बेसिस का ल्यूइस ने कंसेप्ट क्या दिया है, यहां से शुरू करते हैं। और याद रखें ये यूनिवर्सल यूनिवर्सल थ्योरी है। किसके लिए? यूनिवर्सल थ्योरी फॉर एसिड्स एंड क्या बेसिस। यही यूनिवर्सल थ्योरी है। मॉडर्न थ्योरी भी इसी को कहा जाता है, यानी ये मानी जाती है मॉडर्न थ्योरी फॉर एसिड्स एंड और बेसिस। तो एसिड और बेसिस की फाइनल मॉडर्न थ्योरी भी इसको कहा जाता है। हम इसमें एक बॉन्ड का कंसेप्ट पढ़ते हैं और वो बॉन्ड हमें अक्सर बताया जाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपने ये सुना भी होगा और इस बॉन्ड के बनने का अमल भी पढ़ा होगा। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इसमें अमूमन ऐसा होता है कि एक एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल आता है जिसके पास क्या होता है, अपना जाती पेयर होता है, यानी लोन पेयर होता है। बाकी उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब हम दूसरा कंपाउंड उठाते हैं या आयन उठाते हैं कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब जैसे बोरॉन है 2s 2px 2py। अब इसका 2pz बिल्कुल वेकेंट पड़ा है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। लिहाजा अब इसको तलाश है ऐसे मॉलिक्यूल की जो इसको इलेक्ट्रॉनों का पूरे का पूरा पेयर डोनेट करे। तो इसको नाइट्रोजन मिल गया, इसके आउटरमोस्ट में लोन पेयर था। अब नाइट्रोजन ने क्या किया, अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया किसको? बोरान को। तो बोरान हो गया अमोनिया का नाइट्रोजन, ठीक है। बोरान हो गया एक्सेप्टर, बोरिक एसिड बोरेन गैस वाला, और अमोनिया का नाइट्रोजन हो गया डोनर। तो इस तरह इनमें एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बन गया? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो यही कंसेप्ट हमारा एसिड और बेसिस में चलता है। तो यहां ल्यूइस कह रहा है जिस भी मॉलिक्यूल ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में क्या डोनेट किया है, लोन पेयर, जिसने डोनेट किया है यानी जो डोनर है उसको वो कह रहा है क्या बोलेंगे, बेस। और जो पेयर ले रहा है वो क्या है, एसिड है। क्या है वो? एसिड है। तो इसलिए हमेशा ये रूल है, ये उसूल मान लो। कौन सा वाला है कि जो भी चीज इलेक्ट्रॉनों का पेयर डोनेट करेगा, चाहे वो एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल, वो कहलाता है बेस। और जो पेयर एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाता है, एसिड। तो यहां से हम ल्यूइस थ्योरी का कंसेप्ट लेते हैं और यही ल्यूइस हमें बताता है कि जिस भी मॉलिक्यूल ने, जिस भी आयन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, डोनेट किया, यानी डोनर है, उसको एसिड बोला जाए, और जो पेयर एक्सेप्ट करे उसको बेस कहा जाए। तो हमने ल्यूइस के कंसेप्ट के मुताबिक, तो इसको अक्सर फिर ल्यूइस एसिड भी बोलते हैं। तो ल्यूइस एसिड क्या है, यानी एन एटम, ये एक एटम भी हो सकता है, ये एक आयन भी हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल के जो काम क्या करेगा, विच accepts accepts the peer
ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉनिक पेयर गेन करे, उसको क्या बोलना चाहिए? एसिड बोलना चाहिए। अब जैसे हमारे पास H का प्लस का आयन है, अब ये एसिड है, और क्लोराइड का माइनस का आयन, ये बेस है। क्यों? क्योंकि ये डोनर है, ये डोनर है नेगेटिव आयन, और पॉजिटिव आयन क्या है? एक्सेप्टर है। अब आपको पता है कि डोनर और एक्सेप्टर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो इसलिए ल्यूइस का कंसेप्ट हमेशा हर नेगेटिव आयन आप उसको ल्यूइस बेस कह सकते हो, चाहे उसके पास एक पेयर है, दो पेयर हैं, तीन पेयर हैं, कोई भी कितने भी पेयर हैं, या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसके पास क्या मौजूद है? जाती लोन पेयर है, जैसे अमोनिया है, H2O है, PH3 है, तो इनके पास कम से कम एक एक लोन पेयर है। तो ये आमतौर पर जनरली हम कह सकते हैं कि ल्यूइस के कंसेप्ट के मुताबिक ये क्या है? ये हैं बेसिस। क्या है ये? बेसिस हैं। और इसके बाद जो नेगेटिव आयन था, जो बेस था, अब हम लेते हैं पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयंस कौन से हैं? हर पॉजिटिव आयन, H प्लस, कैल्शियम, उसके बाद अमोनियम, ठीक है, ये हो गए, उसके बाद एल्यूमिनियम हो गए। तो ये सब के सब क्या हैं? ये तो एसिड्स हैं। लेकिन ऐसे कंपाउंड भी एसिड होंगे जो आयन तो नहीं है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है, जैसे BH3 है, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड है, जैसे फेरिक क्लोराइड है। ये ल्यूइस के मुताबिक क्या कहलाएंगे? ये एसिड्स कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये पेयर इनको चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये अपनी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए क्या करेंगे? पेयर गेन करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एसिड्स पेयर एक्सेप्टर होते हैं, कम से कम एक पेयर एक्सेप्ट करेंगे, और बेसिस क्या होते हैं? पेयर डोनर होते हैं, क्योंकि इनको ऑक्टेट पूरा करना है, तो इनको एक पेयर चाहिए। तो इसलिए अब हम बेस का कंसेप्ट लेते हैं। व्हाट इज ल्यूइस बेस? यानी अगर ल्यूइस की थ्योरी लगाकर हम बेस का कंसेप्ट लें तो ये क्या होगा? एन एटम, ये एक एटम भी हो सकता है, एक आयन भी हो सकता है, और या फिर एक क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कि जो विच कि जो क्या करेगा? accepts दी दी विच सॉरी डोनेट्स, जो डोनेट करेगा, जो देगा, ठीक है, प्रोड्यूस करेगा, डोनेट्स दी पेयर, क्या? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिसने इलेक्ट्रॉन्स का पेयर दिया उसको क्या बोलेंगे? बेस। तो हर नेगेटिव आयन वो भी बेस है, और हर वो एटम, वो मॉलिक्यूल जिसका आउटर मोस्ट शेल में कम से कम एक लोन पेयर है, तो ये क्या है? ये बेस है। तो ल्यूइस की थ्योरी हमेशा एसिड और बेसिस पर बिल्कुल इसी तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और हम देखेंगे कि ल्यूइस की थ्योरी जो है वो किस तरह इन पर अप्लाई होती है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है, इसमें कौन सा वाला टॉपिक है आपका? दैट इज ए बफर। इसको बफर भी बोला जाता है, और या फिर इसको क्या बोलते हो? बफर सॉल्यूशन, बफर भी कहते हैं, या फिर बफर सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको। तो बफर सॉल्यूशन या बफर है क्या? यानी ये सॉल्यूशन ही होता है। इट इज ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये असल में एक सॉल्यूशन है विच के जो क्या करेगा? टेंड्स, सलाहियत रखता है,
टेंस टू कंटेन, यानी फिक्स कर सकता है, मेंटेन रख सकता है। टू कंटेन और टू मेंटेन क्या pH of a solution और कंपाउंड, सॉल्यूशन की या कंपाउंड की पीएच को मेंटेन करे, इवन कब, इवन ए स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस इज एडिड टू इट। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया जाए या बेस मिलाया जाए। असल में देखो ना, वाटर आपको पता है पीएच होती है 7। अब अगर हम उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाते हैं तो वाटर का पीएच 7 से कम हो जाता है, और अगर हम उसमें बेस मिलाते हैं तो वाटर का पीएच 7 से अबव चला जाता है। तो इसका मतलब है कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस, ये किसी भी सब्सटेंस का पीएच चेंज कर सकते हैं। एसिड पीएच को डिक्रीज करते हैं और बेस जो है ना, ये पीएच को इंक्रीज करते हैं। तो इसलिए हम अमूमन पीएच चेंज करने का रीजन किसको बताते हैं? किसी न किसी स्ट्रॉन्ग बेस को या स्ट्रॉन्ग एसिड को। तो अब बफर क्या है? कहता है ये भी एक सॉल्यूशन होगा, आगे इसकी डिटेल पढ़ेंगे। ये भी एक सॉल्यूशन होगा जो किसी और कंपाउंड में आप मिला के रख दोगे। अब भले बफर उसमें पड़ा हुआ है, अब भले उसमें आप स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओ या पीएच मिलाओ, जो बफर आपने उसमें मिला रखा है अब वो पीएच को चेंज होने नहीं देगा उस कंपाउंड की। तो भले आप उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दो, भले बेस मिला दो, तो ये बफर का काम है। यानी बफर जो है वो पीएच रेगुलेटर, पीएच कंटेनर है, पीएच को कंटेन करेगा, फिक्स करेगा, ये कभी चेंज होने नहीं देगा, भले आप इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिला लो या फिर इसमें स्ट्रॉन्ग बेस मिला लो। तो ये है बफर का काम। ठीक है, काम का तो पता चल गया। अब हम आते हैं कि एक बफर हम बनाएंगे कैसे। हाउ कैन वी मेक ए बफर सॉल्यूशन, हम एक बफर सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं? ठीक है, यानी यहां पर सबसे पहले मैं आपको इसके टाइप बता दूं, फिर हम इनकी कंपोजिशन जो है उसको देखते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे टाइप्स टाइप्स ऑफ बफर्स, यानी बफर जो हैं इनके टाइप्स कितने होंगे। बफर जब बनाओगे तो बफर कितने टाइप्स के होंगे? तो ये बफर दो टाइप के होते हैं। एक बफर को हम बोलते हैं एसिडिक बफर। क्या बोलते हो? एसिडिक बफर। और दूसरा होता है, उसको हम बोलते हैं बेसिक। क्या? बेसिक बफर, ये इसको कहा जाता है। एक है एसिडिक बफर और दूसरा बेसिक बफर। दो टाइप के बफर होते हैं, बाकी न्यूट्रल वगैरह नहीं होता। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एसिडिक क्या बफर, एसिडिक बफर। अब एसिडिक बफर कैसे बनाओगे? यानी इन एसिडिक बफर कैन बी मेड, बनाया जा सकता है, कैन बी मेड बाय मिक्सिंग। मिक्सिंग यानी इसमें हमने मिक्स करना है। बाय मिक्सिंग, क्या मिक्स करोगे? वीक एसिड, एक तो वीक एसिड इसमें अब मिला लिया, एंड और इसी वीक एसिड का सॉल्ट भी इसमें मिलाओ, एंड सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड, सेम उसी वीक एसिड का सॉल्ट बनाओगे विद
स्ट्रॉन्ग बेस, यानी वो सॉल्ट जो होगा उसी एसिड का होगा, लेकिन उसमें सॉल्ट में क्योंकि एसिड और बेस दोनों के नेगेटिव आइन सॉल्ट का एसिड का होता है और पॉजिटिव आइन बेस का, तो नेगेटिव आइन तो उसी एसिड का हो, अलबत्ता उसका सॉल्ट का पॉजिटिव आइन जो है ना वो किसी स्ट्रॉन्ग बेस का केटाइन, तो फिर ये बफर सॉल्यूशन बनेगा। अब कैसे, यानी सबसे पहले हम पानी में, वाटर में क्या करेंगे, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं उठाना। बफर सॉल्यूशंस जो हैं ये कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से नहीं बनाए जाते। तो हम यहाँ पर सपोज हमने यहाँ पर लिया एसिटिक एसिड, अब ये ऑर्गेनिक एसिड है। अब आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये वीक क्या होते हैं, ये एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं ये, वीक एसिड्स होते हैं। तो इसको हमने पानी में हल किया और किसने दिया, नेगेटिव आइन, और H का पॉजिटिव आइन। ठीक है, इसको पानी में हल करोगे, वीक है तो ये क्या करेगा, कुछ हल होगा, ये हल हो गया, कुछ हल नहीं होता है, तो वीक एसिड है। तो इसलिए हमने पहले कोई ना कोई क्या उठाना है, वीक एसिड उठाना है। अब इसी एसिड का ये जो नेगेटिव आइन है ना, ये इसी एसिड का हो, ये इसमें हमने सॉल्ट बनाना है इसी एसिड का। तो सॉल्ट में नेगेटिव आइन तो एसिड का होता है और यहाँ बफर में नेगेटिव आइन तो इसका हो, लेकिन पॉजिटिव आइन क्या, पॉजिटिव आइन जो है ना स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये सोडियम का आइन सोडियम हाइड्रोक्साइड से लिया है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो अब ये हमारा सॉल्ट कहलाएगा बेसिक सॉल्ट, यानी इसका नेगेटिव आइन तो वीक एसिड का है, लेकिन ये जो पॉजिटिव आइन है ये आया है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, उसमें से। अब इसको भी इसी सॉल्यूशन में, इसी में मिक्स कर देते हैं, तो हम देखते हैं ये भी टूटता है। कितने आइंस में टूटता है, ये 2 आइंस में। एसिड का आइन अलग हो जाता है, बेस का आइन अलग हो जाता है। अब ये है टोटल मिक्सचर हमारा, और ये पूरे का पूरा मिक्सचर जो है इसको हम बोलेंगे एसिडिक बफर। क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर हमने कैसे बनाया, अभी आपको बताया कि हमने वाटर के अंदर वीक एसिड को भी हल किया और उसका सॉल्ट भी उसी एसिड का। अब उसी एसिड के सॉल्ट से मुराद उस एसिड का नेगेटिव आइन था, उसके साथ पॉजिटिव आइन सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग बेस का लिया तो ये बन गया हमारा एसिडिक बफर। ठीक है, अब हमें दूसरा बफर बनाना है, और दूसरा बफर कौन सा है, बताया हुआ है आपको कि वो होगा बेसिक बफर। कौन सा बफर है, नंबर 2। इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक क्या बफर। तो बेसिक बफर कौन सा बफर होगा, यानी इट इज टाइप ऑफ बफर, यानी ये एक बफर होगा मेड, जो बनाया गया है बाय मिक्सिंग। हमने मिक्स कर दिया है इसमें क्या, ए वीक, वीक क्या बेटा, बेस, एंड इट्स, इसी बेस वीक बेस का सॉल्ट भी इसमें मिलाओगे, पर सॉल्ट में पॉजिटिव आइन क्योंकि बेस का होता है तो ये तो इसी का हो, लेकिन नेगेटिव आइन किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का हो, along its salt with strong acid। ठीक है, अब जैसे हमने लिया अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, ये वीक बेस है।
आपने इस वीक बेस को पानी में हल कर दिया, ठीक है, NH4 और OH बहुत कम हल हुआ है, काफी अनडिजॉल्व पड़ा हुआ है। अब इसमें मिलाओ इसी का सॉल्ट, तो सॉल्ट में पॉजिटिव आइन तो इसी का हो, यही वाला हो। अच्छा, नेगेटिव आइन किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से आए, नेगेटिव आइन इसमें कहां से आए, स्ट्रॉन्ग एसिड में से आए। अब इसको हमने हल किया किसमें, वाटर में, तो हमने देखा NH4 प्लस में टूट रहा है, क्लोराइड माइनस में। अब ये सॉल्यूशन हमारा बन गया। अब ये सॉल्यूशन जो है, इसको आप कौन सा सॉल्यूशन कहोगे, ये बफर सॉल्यूशन है, लेकिन कौन सा है, बेसिक बफर है। क्यों, क्योंकि इस सॉल्यूशन में हमने मिलाया है, क्या कुछ मिलाया है, हमने इसमें वीक बेस मिलाया है, उसी बेस के पॉजिटिव आयन को किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के आयन से जोड़कर उसका सॉल्ट बनाया है। तो अब यहां लिखेंगे सॉल्ट ऑफ बेस, उसी वीक बेस का सॉल्ट है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव आयन उसी का है। अच्छा, विद स्ट्रॉन्ग एसिड नेगेटिव आयन अलबत्ता इसका मिलाया है हमने, एसिड का मिलाया है। तो इस तरह हमने एक बफर सॉल्यूशन बना लिया, बफर बन गया, एसिडिक सॉल्यूशन भी आपने बनाया है और बेसिक बफर भी बनाया। अब हम कोई भी बफर सॉल्यूशन जब उठाते हैं तो बफर सॉल्यूशन काम कैसे करेगा, यानी सवाल आएगा हाउ ए बफर कैन वर्क, एक बफर वर्क कैसे करेगा। लेट सपोज हमने सबसे पहले एसिडिक बफर बनाया था, ठीक है ना, तो हमने क्या लिया था, वीक एसिड लिया और उसको वाटर में डिसॉल्व किया, आयोनाइज किया, तो वो दो आइंस में टूटा, ठीक है, H प्लस और एसीटेट का आइन। दूसरा हमने इसी में मिक्स करना है, क्या, इसमें मिक्स करना है इसका सॉल्ट, ठीक है, और ये हमारा अब बन गया है एसिडिक बफर। लेकिन सॉल्ट भी ऐसा है, इसी एसिड का है, तो ये डिसॉल्व होगा और ये बनाएगा CH3COO एसीटेट के आइन और Na। अब देखो ये काम कैसे करता है। लेट सपोज हमारे पास ये बफर सॉल्यूशन था, बफर सॉल्यूशन था, अब मैं इसमें मिला रहा हूं, कॉमन आइन इफेक्ट याद है आपको, मैं इसमें ऐड कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो पीएच को चेंज कर सकता है। अब देखो ये बफर करता क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो कंप्लीटली सोल्यूबल है, जो कंप्लीटली सोल्यूबल होता है ना उसको सिंगल एरो, जो पार्शियली सोल्यूबल है अनडिजॉल्व डिजॉल्व, ये तो सारे का सारा ही डिजॉल्व है, तो ये हमने इसमें मिला दिया। अब देखो ये जो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड बेस आपने मिलाया, तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ यहां कौन रिएक्ट करने लगेगा, बफर में से, क्योंकि इसको खत्म करना है, नहीं तो फिर ये मिल जाएंगे, फिर बेस बन जाएगा। तो देखो इसमें कौन से आयंस पड़े हैं, प्रोटॉन पड़ा है, और इधर कौन सा आयन है, बेस का OH, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक आयन है और ये स्ट्रॉन्ग बेसिक, जहां भी प्रोटॉन पड़ा हो बेस का OH फौरन उससे बॉन्ड बनाता है, तो प्रोटॉन इस OH के साथ क्या करेगा, वाटर बना लेगा, H2O बना ले। अब देखो यहां कौन सी चीज खत्म होती जा रही है, बेस का OH जा रहा है, एसिड का प्रोटॉन जा रहा है, तो ये इस तरफ अब रिएक्शन फॉरवर्ड चलने लगेगा और ज्यादा इसका वीक एसिड जो है ना वो आइंस में टूटेगा, प्रोटॉन देगा OH से मिलकर, ये बेस का OH लेता जाएगा, अब बेस के लिए OH बचेगा ही नहीं, और ये किस में चेंज हो गया, वाटर में। तो अब बताओ बाकी हमारे पास क्या बचेगा, सोडियम के आइंस बचेंगे।
और सोडियम यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट करने लगेगा। अब सोडियम के आयंस की तादाद क्या हो जाएगी, डबल इसी सॉल्यूशन में। तो जब ये डबल हो जाएगी तो फिर अब रिएक्शन किस तरफ जाने लगेगा, ये सॉल्ट में चेंज होने लगेगा। तो इसका मतलब है ये सॉल्ट हो या फिर ये आयंस हो तो ये तो पीएच चेंज नहीं कर सकते ना। तो इस तरह से देखो इसने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया, स्ट्रॉन्ग बेस था उसको एक न्यूट्रल वाटर में चेंज कर दिया और वीक एसिड के सॉल्ट में चेंज कर दिया। अब वो बेस रहा ही नहीं, जब बेस ही नहीं रहा तो फिर आप बताओ स्ट्रॉन्ग बेस अब पड़ा ही नहीं होगा तो क्या पीएच चेंज होगी, पीएच चेंज नहीं होगा। चलो अब ये तो था जब उसने स्ट्रॉन्ग बेस से क्या किया, रिएक्ट किया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट किया और ये सारा काम किया। अब इसी बफर में हम मिलाते हैं क्या, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या मिलाते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखो यहाँ पर ये एसिड क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहा तो पीएच चेंज करेगा, पर ये कहता है अब के बार यहाँ पर एसिड क्या रिलीज कर रहा है, प्रोटॉन। इधर देखो इसमें अब के बार कॉमन आयन तो नहीं होगा क्योंकि क्लोराइड है, तो अब ये प्रोटॉन जो है ये फौरन जाके यहाँ इसमें जमा होगा। तो देखें ये प्रोटॉन इधर जमा होंगे तो यहाँ इस वीक एसिड का जो ब्रेकेज था, अब प्रोटॉनों की कंसंट्रेशन बढ़ गई, ये एसिड में से उठा लेगा। तो प्रोटॉन बढ़ गए, अब रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं चलेगा, अब रिएक्शन किस तरफ जाएगा, क्योंकि इधर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, लीच एटिलियर प्रिंसिपल लगेगा और ये रिएक्शन अब फॉरवर्ड से किस तरफ जाएगा, रिवर्स। और जब रिवर्स में जाएगा तो ये यहाँ क्या बनाएगा, वीक एसिड बनाएगा। तो वीक एसिड जो है इसमें कोई इतनी बड़ी सलाहियत नहीं होती है कि ये पीएच को चेंज करे। तो देखो इस स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रोटॉन लेकर इसने कॉमन आयन इफेक्ट कर दिया और इसने यहाँ पर देख लो प्रोटॉन ले लिए और जिससे क्या हुआ कि एसिड बनता गया, एसिड बनता गया और वीक एसिड बनता रहा, स्ट्रॉन्ग एसिड खत्म होता गया, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन गई। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रोटॉन ही नहीं बचेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ से बचेगा। तो इस तरह से ये एक बफर सॉल्यूशन जो है वो काम करता है और इस अमल को हम बफर का क्या बोलते हैं, बफर एक्शन। तो इस तरह बफर काम करता है, एक्शन करता है, बफर एक्शन होता है और ये फिर स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में चेंज कर देता है कॉमन आयन इफेक्ट करके, स्ट्रॉन्ग बेस को वीक बेस में कन्वर्ट कर देता है कॉमन आयन इफेक्ट करके, जिससे फिर पीएच को चेंज करना मुश्किल है। तो इसलिए फिर पीएच चेंज नहीं होती है, पीएच कंटेन रहती है। ये है बफर का एक्शन या बफर का काम। अब हम आते हैं यूजेस ऑफ बफर, यानी बफर का यूज जो है, यूजेस ऑफ बफर सॉल्यूशंस। तो हमें अक्सर बोला जाता है कि जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं लाइफ में, इनको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो बफर सॉल्यूशन जो है वो डिफरेंट कलर्स और डाइस बनाए जाते हैं, उनमें एसिड्स मिलाए जाते हैं, बेसिस मिलाए जाते हैं और न्यूट्रल डाइस बनाए जाते हैं। अब वहां उन डाइस में अगर हम बफर मिला दें तो उससे क्या होगा, वो डाइस जो है वो परमानेंट रहेंगे और उन पे एसिड का असर, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का असर नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का असर नहीं होगा उन रंगों पे। तो वो कलर डाइस जो होंगे, वो रंग जो होंगे वो परमानेंट हो जाएंगे। दूसरा बफर का यूज है, आपको पता है हमारा जो ब्लड है उसका पीएच 7.3 से 7.4 तक होता है, पीएच उसका जो है। अब ये जो पीएच इसका मेंटेन है ना ब्लड का, ये किसकी वजह से मेंटेन है, ये हमारे ब्लड में बाइकार्बोनेट के आयन होते हैं और कार्बोनिक एसिड होता है, ये ब्लड के अंदर पीएच को चेंज होने नहीं देता है। और यही ब्लड का पीएच, भले आप स्ट्रॉन्ग एसिडिक सब्सटेंसेस खाना खाओ
या चीजें एसिडिक हमारे ब्लड में शामिल हो जाएं, बेसिक शामिल हो जाएं, तो ये पीएच को मेंटेन रखता है। और ये पीएच अगर खुदा ना खास्ता 7 से 8 हो जाए और 7 से घट के 6 हो जाए तो ह्यूमन डेथ हो सकती है। तो ये ब्लड के पीएच को आमतौर पर बफर सॉल्यूशंस क्या करते हैं, ये उसको मेंटेन करते हैं, ये उसको कंटेन करते हैं। तो इस तरह से बफर सॉल्यूशंस हैं, ये आमतौर पर जनरली हम जो है जब यूज करते हैं तो इनका ये सबसे बड़ा फायदा होता है। और उसके बाद जो है मुख्तलिफ हमारे लेबोरेटरियों में टेस्ट होते हैं, और वो जो टेस्ट हम करते हैं वो आमतौर पर मुख्तलिफ पीएच पर किए जाते हैं। तो वो उन सॉल्यूशंस के पीएच को बफर जो लेबोरेटरी टेस्ट में, यूरिन टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में, एंजाइम टेस्ट में यूज होते हैं, तो वहां पीएच को मेंटेन रखने के लिए बफर का यूज होता है। दूसरी क्रॉप्स वगैरह होती हैं, उनके आमतौर पर जमीन का पीएच जो है वो आपको पता ही है कि अगर पीएच सॉइल का 7 होगा तो ही कोई क्रॉप, कोई सीड वगैरह जो वो ग्रो कर पाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ सॉल्ट्स जमीन के अंदर मिलाते हैं। तो वो जनरली फिर सॉल्ट्स जो है वीक एसिड या बेसिस के होते हैं, जो कि बफर का काम करते हैं और फिर सीड की जर्मिनेशन में मदद करते हैं। तो बफर्स लैब में तो कई टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरी में सॉल्ट एनालिसिस वगैरह, तो वहां पर इन बफर्स को यूज किया जाता है ताकि सॉल्यूशंस के पीएच को कई दिनों तक मेंटेन रखा जा सके। तो ये था हमारा बफर सॉल्यूशन के बारे में। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सॉल्ट का। बाकी पोर्शन आपका अब चलेगा किसके बारे में चलेगा, सॉल्ट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्ट है क्या। देखो ये हमने लिया एक एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। अब इसमें हम मिला रहे हैं बेस, ये है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये बेस है। अब ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो एसिड रिलीज करेगा प्रोटॉन, बेस OH। प्रोटॉन और OH आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। बाकी बचेगा बेस का कॉन्जुगेट एसिड और एसिड का कॉन्जुगेट बेस। अब ये बेस का पॉजिटिव आइन और एसिड का नेगेटिव आइन, यानी ये बेस में से आया है, ये आएगा बेस में से, और नेगेटिव आइन हमेशा सॉल्ट बनाने के लिए किस में से आता है, एसिड में से। तो फिर ये मिल जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट। अब इस रिएक्शन को जिसमें एसिड और बेस आपस में मिलाते हो और आपको प्रोडक्ट मिलती हैं दो, एक मिलता है आपको सॉल्ट और दूसरा आपको क्या मिलता है, वाटर। तो इस अमल को, इस रिएक्शन को क्या बोलते हो, न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हो इसको, न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। यानी व्हेन एन एसिड, एक एसिड, एंड ए बेस, एक बेस है, आर एडिड, इनको मिलाया जाए टुगेदर, आपस में मिलाया जाए टुगेदर, ठीक। एंड और फिर आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन करने के बाद दे प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करें क्या, सॉल्ट एंड वाटर। एक तो सॉल्ट बनाए और दूसरा क्या बनाए, वाटर। तो फिर इट इज, इसको आप क्या कहोगे, इसको कहोगे न्यूट्रिलाइजेशन। इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाएगा। अब न्यूट्रलाइजेशन हो गई तो उसका रिजल्ट क्या मिला, ये एक रिएक्शन था, न्यूट्रलाइज हो गए, एसिड एसिड नहीं रहा, बेस बेस नहीं रहा, सॉल्ट और वाटर न्यूट्रल चीजों में चेंज हो गए, तो फिर हमें सॉल्ट मिला। तो इसका मतलब है सॉल्ट का कंसेप्ट क्या है, कि सॉल्ट इज ए न्यूट्रलाइजेशन, salt is a neutralization product of
एन एसिड, यानी एक एसिड और एन एसिड एंड ए बेस। ये एसिड और बेस जब न्यूट्रलाइज हो जाए तो जो चीज बनाए उसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। तो सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट यानी रिएक्शन के बाद, न्यूट्रलाइजेशन के बाद बनने वाला पहला मेन प्रोडक्ट है, इसको सॉल्ट कहा जाता है। अब आते हैं, जब हम ये सॉल्ट्स जो हैं इनको मिलाते हैं पानी में, और फिर ये जो सॉल्ट्स हैं इनका पता वहां से चलता है, इनको बोलते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स के टाइप कितने हैं? ये सॉल्ट्स के टाइप हैं 3। नंबर 1, पहला सॉल्ट जो है उसको बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट कैसे बनेगा? सिंपल टर्मोलॉजी में, व्हेन, जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड और वीक बेस रिएक्ट टुगेदर। जब आपस में एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस आपस में रिएक्ट करें तो फिर दे प्रोड्यूस, अब ये प्रोड्यूस करेंगे, कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे? एसिडिक सॉल्ट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। अब देखो, मैं जैसे यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूँ HCl, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग माना हाईली वाटर सोल्यूबल है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, अब इसमें मैं बेस मिला रहा हूँ, बहुत वीक बेस है। कौन सा है? अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। कौन सा बेस मिला रहे हो? अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये बेस मिला रहे। ठीक है, अब देखो रिएक्शन कैसे चलता है। एसिड का प्रोटॉन बेस का OH, ये तो चले जाएंगे वाटर में, ये तो वाटर बना लेंगे। अब इसका कॉन्जुगेट एसिड और इसका कॉन्जुगेट बेस, पॉजिटिव आइन आएगा बेस में से, नेगेटिव आइन आएगा एसिड में से। अब हमें जो सॉल्ट मिला, इस सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि इसका जो एसिड था वो स्ट्रॉन्ग था, तो एसिडिक प्रॉपर्टीज होंगी। पर बेस जो था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कोई स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये असल में था वीक बेस। तो वीक बेस जो है ना, वो वीक बेस यहाँ सॉल्ट में अपने कोई कैरेक्टर शो नहीं करेगा। एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग था, वो कैरेक्टर शो करेगा। तो ये एसिडिक सॉल्ट तभी बनाओगे जब आपने एसिड क्या उठाया है? स्ट्रॉन्ग, और बेस क्या उठाया है? वीक। अब जैसे मैंने यहां पर लिया भाई, मिसाल के तौर पे हमने लिया कौन सा सॉल्ट लिया? अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ पर अमोनियम तो वीक बेस से आया है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग से आया, ये एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, कौन सा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट, भाई नाइट्रेट तो स्ट्रॉन्ग एसिड, नाइट्रिक से आया, सिल्वर हाइड्रोक्साइड वीक बेस था, तो ये भी हमारा एसिडिक सॉल्ट होगा। तो इस तरीके से हम, जैसे कॉपर सल्फेट है तो ये भी हमारा एसिडिक सॉल्ट होगा, क्योंकि इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं था, ये बेसिक आइन है पॉजिटिव, ये वीक बेस से आए, ये स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह से आए। तो ये है एसिडिक सॉल्ट का कंसेप्ट कि हम एसिडिक सॉल्ट कैसे बना सकते हैं। अब आते हैं नंबर 2, इसको हम बोलते हैं बेसिक सॉल्ट। क्या बोलते हैं? बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट जो है ये कैसे बनता है? यानी व्हेन, जब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है किसके साथ?
विद वीक एसिड, वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तब हमारा बेसिक सॉल्ट बनता है। अब जैसे स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड और वीक एसिड है आपके पास एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये एसिटिक एसिड जो है ये क्या है, ये वीक एसिड है, और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है ये आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखो कि ये बनाता क्या है, बेस में से सोडियम, एसिड में से प्रोटॉन OH बेस का, और एसिड का प्रोटॉन, ये तो चले गए वाटर में, ये तो वाटर बन गया। अब इसका नेगेटिव आयन उठाओ, ये है एसीटेट का नेगेटिव आयन, और इधर से उठाओ सोडियम, तो ये सोडियम का पॉजिटिव और एसीटेट का नेगेटिव आयन, ये आपस में मिलकर कौन सा सॉल्ट बना रहे हैं, सोडियम एसीटेट। अब इसका बेस क्योंकि स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग बेस था सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन एसिड वीक था, तो अब बताओ किसका कैरेक्टर अपीयर होगा, बेस का ही होगा ना। तो सॉल्ट को क्या बोलेंगे हम, बेसिक सॉल्ट। क्या बोलोगे, बेसिक सॉल्ट बोलोगे। तो इसलिए बेसिक सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस जो है जब वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब बेसिक सॉल्ट बनता है। अब हम बस फाइनल, फाइनल से भी समझ लो फाइनल पे आ गए, और हम अब लेते हैं क्या, अब हम लेंगे यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट नंबर 3। अब हमारे पास सॉल्ट आएगा कौन सा, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनेगा, जहां दोनों, यानी व्हेन बोथ, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड हो एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब बेस भी हमारे पास क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, ये जो है बेस रिएक्ट टुगेदर, आपस में रिएक्ट करें, तो फिर क्या होगा, दे प्रोड्यूस, और ये प्रोड्यूस करेंगे सॉल्ट, सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे कॉल्ड, इसको क्या बोलोगे, न्यूट्रल सॉल्ट। दोनों स्ट्रॉन्ग है तो किसी एक का डोमिनेंट नहीं होगा। अब जैसे हमने लिया HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हमने इसमें मिला दिया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखो इनका चलता है रिएक्शन H+OH-, ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। अब क्लोराइड और सोडियम ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि इसमें दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग से आई हैं तो कैंसिल हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ इनका कैरेक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो ये फिर क्या कहलाता है, न्यूट्रल सॉल्ट कहलाता है। तो इसलिए याद रखो जब भी दो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस मिलाओगे ना तो आपको सॉल्ट न्यूट्रल ही मिलेगा। तो ये था सॉल्ट बनाने का तरीका और सॉल्ट के टाइप से, जिनसे हम आसानी से ये पहचान पाए कि भाई सॉल्ट एसिडिक कब होगा, बेसिक कब होगा, तो ये आ गया। अब हम इन्हीं सॉल्ट्स का क्या करते हैं, एक काम होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। क्या कहते हो, एक प्रोसेस, एक रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस क्या, आप पानी का पीएच तो आपको पता ही है, वाटर, प्योर वाटर का पीएच कितना होता है, 7 होता है। अब इसमें जब हम सॉल्ट मिलाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है पीएच 7 से और कम हो जाता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि वाटर का पीएच 7 से भी बढ़ जाता है सॉल्ट मिलाने में, कभी कभार चेंज नहीं होता है। ये क्या चक्कर है, तो असल में ये अमल ही हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। यानी जब हमने क्या किया,
हमने प्योर वाटर में सॉल्ट मिला दिया और उस सॉल्ट के केटाइन और एनाइन ने वाटर से रिएक्ट किया और फिर उसका वाटर का पीएच चेंज कर दिया। तो इस अमल को आप क्या बोलोगे? इसको आप हाइड्रोलाइसिस बोलोगे। तो हम सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस? यानी व्हेन, जब ए सॉल्ट इज एडिड, ये मिलाते हैं टू वाटर, ठीक है, एंड इट्स आयंस, जो सॉल्ट के आयंस हैं, चेंज द pH, change the pH ऑफ वाटर, उससे रिएक्ट करके वाटर का pH इसके आयंस चेंज कर देते हैं, ठीक है। आयंस चेंज द pH ऑफ वाटर बाय रिएक्शन, ठीक है, विद इट, उससे रिएक्ट करके pH चेंज करते हैं। तो फिर इस अमल को क्या बोलते हो? हाइड्रोलाइसिस बोलते हो। अब ये कैसे वाटर का pH एक सॉल्ट चेंज कर सकता है? तो देखते हैं। हमने मिसाल के तौर पे इसमें मिला दिया अमोनियम क्लोराइड। अब जब आप इसको अमोनियम क्लोराइड को, सॉल्ट को वाटर में मिलाओगे तो फिर जाहिर है वाटर से इसका रिएक्शन तो होगा। ये एक केटाइन और एनाइन में टूटेगा, वाटर भी केटाइन और एनाइन में टूटेगा। अब इस सॉल्ट का पॉजिटिव आयन, वाटर का नेगेटिव आयन, ये बन जाएगा क्या? एक आमतौर पर बेस बन जाएगा। और उसके बाद इसका नेगेटिव आयन और इसका पॉजिटिव आयन, यानी नेगेटिव वाटर का, पॉजिटिव तो प्रोटॉन होता है, ये बन गया। अब आप खुद देखो, जब इसने सॉल्ट ने पानी से रिएक्ट किया तो एक तो बनाया स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा अलबत्ता क्या बनाया? वीक बेस। क्या बनाया? वीक बेस। अब देखो वीक एसिड या बेस तो पीएच नहीं चेंज करता, करता है बहुत मामूली, बहुत थोड़ी करता है, समझो ना होने के बराबर। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड तो बहुत बड़ा पीएच चेंज करता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी। अब वाटर में यहां बेस स्ट्रॉन्ग नहीं बना है, क्या बना है? एसिड स्ट्रॉन्ग बना है। तो इस सॉल्ट ने अब एसिड ज्यादा बना दिया। अब यहां इस रिएक्शन में पीएच क्या होने लगेगा? डिक्रीजेस। क्यों? स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। तो अब इसलिए इस सॉल्ट को क्या बोलोगे? एसिडिक सॉल्ट। क्योंकि पानी में हल होगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा, लेकिन बेस इसका क्या होगा? वीक। तो अब एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ गई, पीएच 7 से डिक्रीज हो जाएगा। अब हम ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे ही एक सॉल्ट का, और देखते हैं वो कैसे वाटर के साथ क्या करता है। तो यहां पर हमने, जैसे हमने लिया सोडियम कार्बोनेट, अब इसको पानी में हमने हल किया, ठीक है। तो पानी, हमें बैलेंस ऑफ इक्वेशन के लिए दो उठाने पड़ेंगे। तो देखो, इसके प्रोटॉन और कार्बोनेट ये मिलकर बना लेते हैं वीक कार्बोनिक एसिड। अब ये एसिड बन गया हमारा वीक। अच्छा, OH और सोडियम ये मिलकर 2 मोल बना लेते हैं किसके बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इन्होंने क्या बना दिया? स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया। तो इसका मतलब है अब यहां बेस स्ट्रॉन्ग बन गया। इस रिएक्शन से वाटर का पीएच क्या होगा? इंक्रीज होगा, 7 से अबव चला जाए, इंक्रीज फ्रॉम 7, 7 से बढ़ जाएगा क्योंकि बेस बढ़ गया ना। तो इस सॉल्ट को, सोडियम कार्बोनेट के सॉल्ट को क्या बोलोगे? बेसिक सॉल्ट। तो इसने देखो पीएच, जहां भी पीएच चेंज हो गया तो समझो हाइड्रोलाइसिस हो गया। पीएच चेंज ना हो ना, फिर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। अच्छा, अब हम लेते हैं एक और सॉल्ट का एग्जाम्पल, इसी तरह का ही है, सॉल्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, और वो है हमारे पास NaCl।
इसको हमने वाटर में क्या किया, हल किया। तो हम देखते हैं प्लस माइनस, वाटर था ना, रिएक्ट किया प्लस और ये माइनस। अब यहां बन रहा है वाटर का नेगेटिव और सॉल्ट का पॉजिटिव आयन। इन्होंने तो बना दिया स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बना दिया, स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये H और Cl मिले, इन्होंने क्या बना दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्योंकि दोनों एक जैसे बने हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो और स्ट्रॉन्ग बेस ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इनके कॉन्जुगेट एसिड और बेसिस वीक होते हैं, तो इसलिए कोई पीएच हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। तो यहाँ पीएच तकरीबन रिमेन्स 7, यानी 7 रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है अगर पीएच चेंज नहीं हुआ तो हम कहेंगे नो हाइड्रोलाइसिस। जहां देखो पीएच चेंज होगा हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस हो गया है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक और आपका कंसेप्ट के एसिड और बेसिस का चैप्टर यहाँ पे आपका खत्म हो गया। इनके कैरेक्टर्स क्या थे, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या थी, एसिड्स क्या थे, बेसिस क्या थे। तो यहाँ पर हम अपना ये लेक्चर खत्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आगे फिर प्रोसीड करेंगे एक और लेक्चर के साथ, नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ। तो इसके न्यूमेरिकल भी ऑलमोस्ट हो गए आपके। तो तब तक आप मुझे इजाजत देंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।